एक बार की बात है, परियों के देश नूरवा में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था राजकुमारी लेया। वो सुंदर थी, उसके पंख चांदी जैसे चमकते थे। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, वो बहुत ही सुस्त थी। जब बाकी परियां सुबह उठकर फूलों पर ओस बूंद जैसा रंग बिखेरने जाती थी, लेया तो तकिए के नीचे मुंह छुपा लेती थी। जब सब पारियां जदुई मक्खियों को उड़ान सिखाती थी, लेया सिर्फ एक बात कहती थी, कल करेंगे, आज तो थकान है। उसकी सुस्ती देखकर महारानी अमीरा, जो उसकी माँ थी, परेशान हो गई। एक दिन उसने कहा, लेया, अगर तुम्हें नूरवन की गड्डी चाहिए तो तुम्हें एक काम खुद करना होगा। एक मुरझाए हुए जदूवन को जिंदा करना होगा। लेया पहले तो झिझकी, फिर सोची, अगर मैं ये काम कर लूं तो शायद बाद में और ज्यादा सो सकूंगी। वो एक छोटी सी जादुई झप्पी, मैजिक है, बॉटल लेकर निकल पड़ी। वन तक पहुंचने में उसे 3 दिन लग गए, क्योंकि हर 15 मिनट में वो नप लेती थी। वन में सब कुछ मुरझा चुका था, पेड़ सूख गए थे, पंखियों की आवाज चुप थी और रंगीन झील का पानी काला हो चुका था। लेया ने जादुई झापी की बोतल निकाल ली, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। उस वक्त एक छोटी सी तितली बोली, राजकुमारी, असली जादू तो आपके मेहनत में है। जब आप मेहनत से किसी को प्यार देती हो तो जादू खुद हो जाता है। लेया ने पहली बार सच में काम किया। उसने पेड़ को पानी दिया, पंखियों के लिए गीत गाया और झील के पास बैठकर कहानी सुनाई। धीरे धीरे सब कुछ खिल उठा। जब वो वापस गई, नूरवा में सबने तालियां बजाई। उसकी माँ ने गड्डी तो दी ही, लेकिन एक छोटी सी बात भी कही, अब तू छुट्टी सिर्फ रविवार को ले सकती है। तब से राजकुमारी लेया एक बदली हुई पारी थी। अब वो मेहनत करती थी और सिर्फ कभी कभी सुस्ती भी। मिशा रोशनवान एक चमकदार शहर था जहां हर रात आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां नचती थीं और हर किसी का चेहरा चमकता था। लिटरली इस शहर में रहती थी एक छोटी सी डिजाइनर पारी जिसका नाम था मिशा। मिशा आम परियों जैसी नहीं थी। न ही उसके पास छोटी सी छड़ी थी और न ही वो सिर्फ फूलों के कपड़े पहनती थी। मिशा एक ड्रेस डिजाइनर थी और उसके डिजाइन किए हुए जदू से भरे कपड़े पूरी रोशनवान में मशहूर थे। एक दिन मिशा ने एक पुरानी सिलाई मशीन बाजार से खरीदी। उस पर लिखा था, जिसने इसे चला लिया उसका हर डिजाइन जिंदा हो जाएगा। मीशा ने सोचा, वाह, ये तो बिल्कुल मेरी स्टाइल का ड्रामा है। उसने मशीन साफ की, थ्रेड डला और पहला कपड़ा डिजाइन किया, एक तारून से भरा लहंगा। जैसे ही मशीन ने लास्ट स्टिच लगाई, लहंगा हवा में उड़ गया और गाना गाने लगा, ट्विंकल ट्विंकल डिजाइनर स्टाइल। मीशा ने रियलाइज किया कि ये मशीन सच में जादू करती है। रोशानवान की रानी क्वीन नूर की शादी होने वाली थी। पूरी फेरीलैंड में सिर्फ मिशा को ही डिजाइन का काम मिला। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि रानी ने कहा, मुझे ऐसा जोरा चाहिए जो रात में चमके, सुबह में सुकून दे और जब मैं नचूं तो ढोल बजने लगे। मिशा ने कहा, ओ रानी जी, स्टाइल और मैजिक दोनों मेरा काम है। मिशा ने 7 रंग के थ्रेड्स यूज किए, हर स्टिच में एक छोटी सी दुआ बोली। फाइनल लहंगा में चांद की रोशनी का लासे था, आंगन के फूलों का बॉर्डर और एक पॉकेट जहां से बटरफ्लाई निकालती थी। जब रानी बोर होती, शादी के दिन जैसे ही क्वीन नूर ने लहंगा पहना, ढोल बजने लगे, तारे चमकने लगे और पूरी रोशनवान ने एक ही आवाज में कहा, डिजाइन तो सिर्फ मिशा जैसा। अब मिशा का स्टूडियो रोशनवान का सबसे हिट जगह है। उसके ड्रेसेस सिर्फ पहनने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। हर डिजाइन में कहानी होती है और हर स्टिच में थोड़ा सा मैजिक। बहुत उरसा पहले की बात है। एक जादुई रियासत थी जिसका नाम था सब्जी लूक। वहाँ की हर सब्जी को जिंदगी मिली हुई थी। आलू चलते थे, टमाटर बातें करते थे और मटर गीत गाते थे। मगर इन सब में सबसे निराली थी एक नन्ही सी बैंगन, जो राजकुमारी थी। इसका नाम था राजकुमारी बेंगोशा। वो गोल मटुअल, चमकदार बैंगनी लिबास में मलबूस
और निहायत ज़हीन व जादूगर थी। इसके पास एक गाजर की छुरी थी जिसे वो घुमाकर बेजायका खाने को भी मज़ेदार बना देती थी। मुसीबत का आगाज एक दिन सब्जी लोक में बड़ी आफत आ गई। एक खौफनाक प्याज राक्षस जिसका नाम था आशरूलाल जंगल से निकल आया। वो जहां जाता लोग रोने लगते। हत्ती की बहादुर मर्द सिपाही भी उसके करीब आकर आंसू बहाने लगते। बादशाह भुंडीराज बहुत परेशान हो गए। दरबार में हर तरफ उदासी छा गई। हमारी रियासत को सिर्फ बेंगोशा ही बचा सकती है, मलका लोकी देवी बोले। बेंगूशा ने गाजर छुड़ी थामी, पुदीने का ताज पहना और अपने मशरूम घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हुई। जैसे ही वो आशरू लाल के करीब पहुंची, राक्षस जोर जोर से रोने लगा। इसके आंसुओं से बादल छा गए और बारिश होने लगी, लेकिन बेंगूशा ने हिम्मत न हारी। इसने छुड़ी घमाई और बुलंद आवाज में बोली, तो जो आंसू बहाता जाए, मैं हंसी से तुझको हंसा जाऊं भाई। इसके जादू से प्याज राक्षस के आंसू यकायक लीमू पानी में बदल गए। सब्जी लोग के लोग खुशी से झूम उठे। अब आंसू नहीं बरस रहे थे, बल्कि ठंडा लीमू पानी। आशरू लाल हैरान रह गया। पहली बार किसी ने इसे रिलाकर सबको खुश कर दिया। वो बोला, मुझे भी दोस्त बनना है, दुश्मन नहीं। राजकुमारी बिंगोशा ने उसे गले लगा लिया और पूरे सब्जी लोक में लीमो प्याज मेला मनाया गया। प्याज राक्षस सबका दोस्त बन गया और सब्जियों की दुनिया में फिर कभी आंसू न बहे। परियों की वादी में एक निहायत खूबसूरत और निराली परी रहती थी, रोजी। उसके बाल सूरज की किरणों जैसे चमकते थे और उसकी आंखें आसमान से भी ज्यादा नीली थीं। रोजी के हाथ में एक जादुई छुड़ी थी जो मोतियों से सजी हुई थी। मोती नहीं, बल्कि मौसमों के दिल। हर मोती एक मौसम को कंट्रोल करता था। नीला मोती सर्दी का, सब्ज मोती बहार का सुनहरा, मोती गर्मी का नारंगी, मोती खिजां का। लेकिन ये मोती सिर्फ ताकत नहीं रखते थे, ये मोहब्बत, एहसास और तवाजुन की अलामत भी थे। एक दिन रोजी की सबसे अजीज दोस्त लेली इससे नाराज हो गई। लेली ने कहा, तुम्हारे पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं, तुम हमेशा सिर्फ अपने काम की फिक्र में रहती हो। रोजी को ये बात चभ गई। वो बोली, मैं मौसम संभालती हूँ, ये मजाक नहीं, तुम समझती नहीं हो। और गुस्से में वो छुरी लेकर आसमान की तरफ उड़ गई। लेकिन उस दिन उसका दिल बोझल था और हाथ लर्ज रहे थे। जब उसने जादू किया तो छुरी से रोशनी कुछ अजीब सी निकली। फूलों पर गुलाबी बर्फ पड़ गई, परिंदे उलझ गए और सूरज बर्फ जैसा ठंडा हो गया। ये एक जादुई तबाही थी। मौसम बिगड़ गए, दरख्त हैरान, जानवर परेशान और पूरा जंगल साकित। रोजी ने कोशिश की कि सब कुछ वापस मामूल पर लाए, मगर छुरी बेजान हो चुकी थी। तब उसने फैसला किया, मैं अपनी अना छोड़कर मदद मांगूंगी। और वो सीधी लेली के पास गई। लेली ने जब रोजी की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल पिघल गया। चलो, हम ये सब ठीक करेंगे। वो दोनों गए बाबा परी के पास, जो वादी के सबसे दाना और जादू जानने वाले बुजुर्ग थे। बाबा परी ने कहा, जब जादू दिल से जुदा हो जाए तो इसे 4 मौसमों के दिल से जोड़ना पड़ता है। मगर दिल सिर्फ उसे मिलते हैं जो महसूस करे, सिर्फ देखे नहीं। वो गई बर्फ की परी आयशा के पास, जो बर्फ के पहाड़ों में रहती थी। बर्फीली हुआ में नीला क्रिस्टल धड़क रहा था, मगर वो हाथ बढ़ाते ही दूर हट गया। आयशा ने कहा, सर्दी सिर्फ ठंड नहीं, ये खामोशी, करबत और सुकून है। जब रूसी ने हाथ बढ़ाया और सर्द रात की खामोशी, बर्फ के नरम गालों की नरमी और अपने अंदर की ठंड को कबूल किया, नीला दिल उसकी हथेली में आ गया। फिर वो बहार की परिदिम के पास गईं, जो तितलियों और खुशबुओं से बातें करती थी। एक पुराने दरख्त के नीचे एक छोटा सा फूल खुला था, जिसमें सब्ज दिल छिपा था। रोसी ने बहार को सिर्फ रंगों से नहीं, उम्मीद, खुशी और नई शुरुआत के एहसास से महसूस किया। सब्ज दिल जगमगा उठा। अब सूरज के करीब जाना था। सिनपरी ने कहा, गर्मी को समझने के लिए तुम्हें जलना होगा, लेकिन रोशनी के लिए, न कि गुस्से से। रोसी ने गर्मी को मेहनत की ताकत, फसलों की खुशबू और जिंदगी की हरकत के तौर पर महसूस किया। सुनहरा दिल उसके सामने आया। आखिरी दिल खिजां का था। दरख्त साकित था। आखिरी पता अभी तक नहीं गिरा था। रोसी ने आंखें बंद कीं और कहा, खिजां एक इख्तिताम नहीं, ये शुक्रगुजारी है, वक्फा है, सांस लेने का लम्हा है।
दरख्त ने अपनी शाख हिलाई और आखिरी पता खिज़ां का दिल बनकर ज़मीन पर आ गिरा। रोज़ी ने सारे दिल अपनी छुड़ी में रखे, मगर जादू अब भी नहीं चला। बाबा परी ने कहा, ताकत छुड़ी में नहीं, नीयत में है। रोज़ी ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और दोस्ती, तवाज़ुन, मोहब्बत और आजिज़ी को दिल से महसूस किया। तभी छुड़ी से एक नर्म, सुनहरी रोशनी निकली जो आसमान पर फैलती चली गई। फूल खुलने लगे, दरख्त हंसने लगे, जानवर नाचने लगे और मौसम अपने मकाम पर आ गए। रोज़ी ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, काम अहम है, मगर दिल के बगैर वो सिर्फ जिम्मेदारी है। दोस्त, एहसास और मोहब्बत, यही असल जादू हैं। दौर एक जंगल में आया एक खूबसूरत गांव था। सब परियां खुशी से रहती थीं। लेकिन अचानक परियां एक एक करके गायब होने लगीं। सब परेशान हो गईं। रानी ने गुमशुदा परियों को ढूंढने के लिए सिपाही भेजे, मगर वो नाकाम लौटे। इसी गांव में गल नामी एक परी का खूबसूरत पिंक सेलवन था। वो एक बासलाहियत मेकअप आर्टिस्ट थी। वो तितलियों की मदद से फूल जमा करती और इनसे मेकअप बनाती। जब उसने रानी के सिपाहियों को एक परी को जबरदस्ती ले जाते देखा, तो वो हैरान रह गई। गल ने जब गांव में ये सब बताया, तो किसी ने यकीन न किया, बल्कि सब उस पर गुस्सा करने लगे। ये बात रानी तक पहुंची तो उसने गुल को महल बुलवा लिया। वहां गल को रानी का असल चेहरा नजर आया। रानी परियों के पर काट कर इनसे दवाइयां और खूबसूरती की करीमें बनवाती थी, ताकि हमेशा जवान दिखे। सिपाही गल के भी पर काट देते हैं और रानी उसे एक अंधेरे जंगल में फेंकवा देती है। गल जब होश में आती है तो भूखी प्यासी इधर उधर भटकती है। अचानक एक सुनहरी रोशनी उसे छूती है और वो एक चमकदार सुनहरी फूल खाती है, जिससे उसके पर वापस आ जाते हैं, पहले से ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर। अब गुल इंतकाम का फैसला करती है। वो मेकअप के जरिए अपनी शनाख्त बदलती है और जहरीली जड़ी बूटियों से खास जहरीला मेकअप बनाती है। वो रानी के पास जाकर खुद को चीनी शहजादी का तहफा बताती है और खूबसूरत मेकअप पेश करती है। रानी खुश हो जाती है और गल को अपनी नौकरानियों को मेकअप सिखाने का कहती है। गल रानी की करीम में मरकरी मिला देती है, जिससे रानी की जल्द पहले तो चमकती है, फिर बिगड़ने लगती है। वह रानी के मशरूब में भी जहर मिलाने लगती है। कुछ दिन बाद रानी की हालत खराब हो जाती है। इसका चेहरा झरियों से भर जाता है और वो न चल सकती है न उड़ सकती है। आखिर में गल एक जादुई मशरूब लेकर कैदा खाने जाती है, जहां बाकी परियां कैद थीं। वो सबको मशरूब देती है, उनके पर वापस आ जाते हैं और सबको रहाई मिल जाती है। सब परियां दोबारा आज़ादी से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती हैं। जंगल के किनारे छोटी सी झोंपड़ी में जोनी अपनी नानी के साथ रहती थी। नानी उसे हमेशा एक कहानी सुनाती थीं। कभी एक वक्त था जब जंगल में तितलियां बातें करती थीं, गीत गाती थीं, लेकिन एक जादूगरनी ने उनकी आवाज छीन ली। जोनी को वो कहानी बहुत पसंद थी। एक दिन वो जंगल में गई और एक अनोखा नीला फूल देखा जो चांदनी की रोशनी में चमक रहा था। जब उसने फूल को छुआ तो अचानक हवा में चमकदार गर्द उड़ने लगी और तितलियां हवा में नाचने लगीं। तुम ही हो वो बच्ची, एक चमकती सुनहरी तितली बोली, जिसका नाम नूरिया था। तुमने हमारा जादू तोड़ा, तुम्हें अब हमारी दुनिया बचानी है। जोनी हैरान थी, लेकिन दलेर भी। नूरिया ने बताया कि जादूगरनी केरला ने तितलियों की आवाज़ कैद कर रखी है और अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो जंगल हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। जोनी ने हामी भरी और उसके साथ शामिल हुए 3 जादुई दोस्त, बोलो तोता, जो बोलता कम और मिजाह ज्यादा करता था, मोटो भालू, जो भोला जरूर था लेकिन दिल का सच्चा था, और बिम्बो खरगोश, जो बहुत तेज दिमाग वाला था। रास्ते में उन्होंने आवाज़ों का जादुई तालाब पार किया।
घूमता हुआ दरख्त उबूर किया और बोलते हुए फूलों से पता चला कि केरला अब खामोश किले में रहती है। जब वो किले में पहुंचे तो केरला ने कैद कर दिया सबको, लेकिन जोनी के पास अब नूरिया की परों की एक रोशनी थी जो सिर्फ नेक दिल बच्चों के दिल से चलती थी। जूनी ने अपनी मोहब्बत, दोस्ती और हंसी से तिले को जगा दिया। ततलियां फिर से गाने लगी, दरख्त ताली बजाने लगे और केरला का जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। केरला, जो बचपन में खुद भी हंसने वाली बच्ची थी, जोनी की मोहब्बत से पिघल गई और खुद एक जादुई फूल वाली परी बन। एक बहुत दूर की सरजमीन थी जिसका नाम था गुलिस्तान नूर। वहाँ एक खूबसूरत, प्यारी और रहमदिल मलका रहती थी, मलका इलियोरा। वो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी बल्कि अपनी मेहरबानी और इंसाफ के लिए भी। हर साल उसकी सालगिरह पर पूरे मुल्क में जश्न मनाया जाता था। परिंदे गीत गाते, दरख्तों पर रंग बरंगी रोशनियों से सजावट होती और बच्चे खुशी से नाचते। लेकिन इस साल कुछ अलग होने वाला था। सालगिरह से पहले की शाम, मलका इलियोरा की सालगिरह से एक रात पहले आसमान पर एक रोशन तारा टूटा। महल के जादूगर ने फौरन कहा, "ये तारा किसी खास तोहफे की निशानी है।" मलका मुस्कुराई और बोली, "मुझे किसी सोने या हीरे की ख्वाहिश नहीं। अगर कोई तोहफा आए तो वो दिल से हो।" जंगल की तरफ इसी वक्त जंगल के एक छोटे से कोने में एक छोटी सी फाख्ता परी, लोना, ने वो तारा गिरते देखा। लोना के दिल में आया कि वो मलका के लिए कुछ खास लेकर जाए, लेकिन लोना के पास ना सोना था ना जवाहरात। वो सिर्फ जंगल की मामूली परी थी। उसने फैसला किया कि वो मलका के लिए एक जादुई तोहफा बनाएगी, खुशी की खुशबू। खुशी की खुशबू। लोना ने जंगल के खास फूल, शहद की बूंदें, कौसो कज़ा की रोशनी और बच्चों की हंसी को एक छोटे से शीशे में जमा किया। ये सब चीज़ें वो थीं जो दिल को खुशी देती थीं। इसने जादी अल्फाज कहे, "जहाँ भी ये खुशबू जाए, दिल हल्का हो, गम दूर हो और हर चेहरे पर मुस्कुराहट आए।" फिर वो छोटे छोटे परों से उड़ती हुई महल की तरफ रवाना हुई। महल का जश्न। अगली सुबह महल जगमगा रहा था। शहजादे, शहजादियाँ, परियाँ, जिन और दूसरे जादुई मखलूक जश्न मनाने आए। बड़े बड़े तोहफे महल में आ रहे थे, सोने की ताज, चांदी के फूल और हीरे की घंटियाँ। लेकिन जब लोना पहुंची, सब उसका मजाक उड़ाने लगे। "ये परी तो खुद मामूली है, तोहफा क्या देगी?" मलका ने मुस्कुराकर कहा, "असल तोहफा दिल से होता है, कीमती चीज़ों से नहीं।" लोना ने शीशी मलका को दी। जैसे ही मलका ने उसे खोला, एक नरम सी रोशनी पूरे महल में फैल गई। हर किसी के दिल में सुकून आ गया। जो रोता था मुस्कुरा दिया और जो थका था वो हल्का हो गया। बहुत दूर बादलों के पार एक जादुई वादी थी जिसे बालनूरी परियों की वादीवान कहा जाता था। वहाँ सब परियों के रंगीन और जगमगाते पर होते थे, कोई सुनहरी, कोई सब्ज, कोई गुलाबी। लेकिन एक नन्ही सी परी थी जिसका नाम था नीलो। नीलो के परों में एहवाक सी भी रंग की रोशनी न थी। वो सिर्फ हल्के नीले और शफाफ थे, जैसे किसी साफ झील का पानी। जब भी वो उड़ती, बाकी परियां हंसकर कहती, "नीलो के परों में तो रंग ही नहीं, वो जादुई नहीं लगती।" नीलो रोज रात को चुपके से झील के किनारे बैठकर आंसू बहाती। वो सबकी तरह रंगीन बनना चाहती थी, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद इसके पर वैसे ही नीले और शफाफ रहते। एक दिन उसने अपनी दोस्त बलबली परी से कहा, "काश मेरे परों में भी कौस कज़ह के रंग होते तो कोई मेरा मजाक न उड़ाता।" बलबली ने हंसकर कहा, "पर नीलो, तुम खास हो, तुम्हारे पर चमकते नहीं लेकिन सुकून देते हैं।" एक दिन नूरी वादी पर अंधेरी रात छा गई। काली परियों जेड का हमला हुआ, जिन्होंने रोशनी चलाने वाली गर्द नछावर कर दी। अब किसी परी का पर चमक नहीं रहा था, सबके रंग खत्म हो गए थे। परियों की रानी प्रेजा बहुत परेशान हो गई। अगर कोई ऐसी रोशनी हो जो जादुई गर्द को मिटा सके। इसी वक्त नीलो आगे बढ़ी।
इसने अपनी नीले परों को फैलाया और एक झील के किनारे खड़ी हो गई। इसके पर तो रोशनी जज्ब करते थे, न कि चराते। जब नीलों ने अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी, उसके नीले परों से नीली शफाफ रोशनी की लहरें और निकलने लगी। ये रोशनी जादुई गर्द को साफ कर गई। अब वादी में रोशनी लौट आई थी। सब परियों के पर फिर से रंगीन हो गए, लेकिन अब कोई नीलों का मजाक नहीं उड़ाता था। रानी प्रेजा ने नीलों को रोशनी की मुहाफिज का लकब दिया और उसके परों को आसमानी रोशनी के निशान खास कहा।